नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया कैंपेन चला रहा है, इसके लिए #मास्क पहनो इंडिया। सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही बाढ़ और बारिश की खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। राजस्थान, यूपी, बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश और बाढ़ की सबसे ज्यादा खबरें राजस्थान से आ रही हैं। वहां कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बहुत बढ़ी हुई है। लोगों का कहना है कि उनके लिए यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखाएं, उससे पहले देखिए एक और तस्वीर। कुल मिलाकर 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बता रही हैं कि हालात किस कदर लोगों के बहुत मुश्किल हो गए हैं। शुरुआत हम करेंगे पटना की तस्वीरों से। पानी में डूबे हुए गांव आपको दिख रहे हैं। राजस्थान के बारां की तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोगों की परेशानी वहां बढ़ी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नदी में कार बह गई है। ये तस्वीर माधोपुर, सवाई माधोपुर से सामने आई है। वहीं राजस्थान में बाढ़ में फंसी महिला का रेस्क्यू किया गया है। और मध्य प्रदेश के श्योपुर से ही ये तस्वीरें, जहां पर सब कुछ जलमग्न हो गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश के बीच एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर जा रही एक बस अचानक गड्ढे में गिर गई और सामने वाले वीडियो में आपको दिख रहा है कि सड़क पर जैसे ही बस गड्ढे में फंसी, उसमें सवार एक आदमी बस से नीचे कूदा। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं बल्कि वहीं खड़ी हो गई और इस बस में कई लोग सवार थे जो सुरक्षित बाहर निकल आए। बाढ़ में लगातार हालात इस तरह की तस्वीरों को आने पर मजबूर कर रहे हैं कि कई जगह लोगों की गाड़ियां फंस जा रही हैं, उसमें लोग फंसे हुए हैं। बस गड्ढे से निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की तस्वीरें हैं ये। दरअसल इस वक्त बाढ़ और बारिश का इतना ज्यादा संकट वहां गहराया हुआ है कि हालात ये हो गए हैं कि वहां सड़क पर जा रही एक बस अचानक गड्ढे में फंस गई। सामने आए वीडियो में आपको दिख रहा है कि सड़क पर जैसे ही बस गड्ढे में फंसी, उसमें सवार एक आदमी बस से नीचे कूद गया। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं बल्कि वहीं खड़ी रही और इस बस में कई लोगों को सवार होते हुए देखा गया और बाद में एहतियातन उन्हें सुरक्षित निकाला गया। समय पर यह ऑपरेशन किया गया, नहीं तो हो सकता था कि कुछ लोगों की जान आफत में फंस जाती। बाद में बस गड्ढे से निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां अटल सागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदियों के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। ग्राम मनीखेड़ा समेत कई गांवों में सैकड़ों लोग पानी में फंस गए हैं, जिन्हें वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो मध्य प्रदेश की शिवपुरी से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर देखिए हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब आलम यह है कि मदद लगातार कई जगहों पर देनी पड़ रही है और अटल सागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद तो हालात और ज्यादा खराब है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदियों के आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूटा हुआ है। ग्राम मनीखेड़ा समेत कई गाँवों में सैकड़ों लोग पानी में फंसे हैं। मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोज, हम देख रहे हैं किस तरह से ये सागर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कई के कई गांव जलमग्न हो गए हैं, लेकिन अभी के हालात कैसे हैं और वहां पर रेस्क्यू टीमें कितना काम कर पा रही हैं? रेस्क्यू टीम लगातार अपने काम में लगी। हालांकि बीच बीच में जो पानी जब गिरता है, क्योंकि सेना से मदद मांगी गई थी, सेना के हेलीकॉप्टर भी वहां पर आए हुए थे, लेकिन जब मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर की भी उड़ने में भी दिक्कत होती है। लेकिन फिलहाल जो ताजा खबर है वो है अटल सागर, जो कि मणिखेड़ा डैम के नाम से भी जाना जाता है, उसके 10 के 10 गेट खोले गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी लगातार वहां से मणिखेड़ा डैम से छोड़ा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि डैम के गेट खोलने के पहले बाकायदा जो निचले इलाके थे, नीचे के जो गांव थे, उनको सभी को सतर्क कर दिया गया था और जो खासतौर पर निचली बस्तियों में निचले गांव के लोग थे, उनसे कह दिया गया था कि वो सुरक्षित स्थानों पर अपने आप को पहुंचाएं। तो इस तरह से फिलहाल शिवपुरी, श्योपुर और गुना के कुछ इलाके में लगातार दतिया से, जैसे भी अभी विजुअल आए कि दतिया में तो 2 पुल सीधे सीधे बह गए थे। जो रतनपुर की माता है उनके पास एक पुल बना हुआ था और एक और पुल था, जो पुल इतना तेज पानी गिरा कि वो नदी के बहाव में सीधे बह गए। तो लगातार
ग्वालियर चंबल से अभी बारिश की जो खबरें आ रही है और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, उन्हें बाढ़ के तमाम हालात से ग्वालियर चंबल से उनको अवगत कराया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो अपने राजनाथ सिंह जी से, केंद्रीय मंत्री, उनसे भी बात की है और उनसे जो भी केंद्रीय मदद हो सकती है उसके बारे में राजनाथ सिंह जी से चर्चा कर जो उसकी बातचीत भी उन्होंने की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना तमाम अपने काम में लगे हुए हैं। मनोज, मैं आगे आपसे जुड़ूं, दो तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ व्यूअर्स को। दरअसल बाढ़ में फंसे लोगों के हालात किस कदर विकट होते जा रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए। जलमग्न होता हुआ पूरा इलाका नजर आ रहा है और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की नौबत आई है और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो बुजुर्ग और बच्चों को हो रही है और ऐसे में लोग ऐसा ठिकाना खोज रहे हैं जो उनको महफूज कर सके और इसमें लगातार घंटों के घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन के लग जा रहे हैं। पटना की तस्वीरें अब दिखाते हैं। धरनुआ इलाके की तस्वीरें हैं। नदी का बांध टूटने से कई गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों का कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। सैकड़ों एकड़ में फंसी जो फैली फसल है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। खेतों के अलावा कई घरों में भी पानी घुसा है जिससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहां तक कि पटना में भी बाढ़ का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। बहुत परेशानी है। हर साल इसी तरह बाढ़ आता है और काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। सड़क बहुत नीचा है, टूटा फूटा है। 20 साल से तटबंध पर भी नहीं मट्टी पड़ा है। बहुत तरह का दिक्कत है। बहुत सारा दिक्कत है। सबसे पहले तो यहाँ किसान लोगों को दिक्कत है कि खेती के लेकर हम लोग यहाँ 10 से 15 हज़ार रुपये नकदी खेत लेते हैं, चाहे धान पे उसके बदले अनाज देना पड़ता है। तो अभी देख ही रहे हैं कि सारा यहाँ डूब के बराबर हो चुका है। और यहाँ आने जाने के लिए सड़क भी है जो बहुत काफ़ी नीचे है। इस सड़क को कम से कम 10 फीट ऊपर हाई लेवल में लेकर चलना पड़ेगा, तभी गांव की परेशानी को दूर हो सकता है। और किसानों को सबसे पहले है कि यहाँ जो भी फसल का रोपनी हो गया था वो सारा सब समाप्त हो गया। बिहार के कई जिले में लगातार हुई भारी बारिश से नदियां उफान पर है और यह तस्वीर पटना से सटे धनरुआ इलाके का है, जहां दरधा नदी का बांध टूटने के बाद कई गांव जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। जो गांव के अंदर फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सड़क पर पानी आ गया है और जो बाहर हैं उनको अंदर जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन हाल बेहाल हो चुका है और इन तस्वीरों को देखकर महज यह समझा जा सकता है कि यहाँ के रहने वाले लोग किस हालात में रहते होंगे। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसा गांव है जहां पर कमर तक पानी पहुंच गया है और ऐसे में अगर पानी और बढ़ा तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, धनरुआ, न्यूज़ 18 इंडिया। भारी बारिश के बाद जयपुर का चित्रौली गांव पानी में डूब गया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर रहने को मजबूर हैं और इस बात की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो ये तस्वीरें हैं जयपुर की तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि लोगों की जिंदगी कितनी आफत में है इस वक्त। जयपुर का चित्रौली गांव है ये जो पानी में डूबा हुआ है। लोग अपनी जान को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। छतों पर रहने को मजबूर हो गए हैं ये लोग और इस बात की जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, प्रशासन ने रेस्क्यू टीम पहुंचाई यहां पर और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिशें शुरू की है। और राजस्थान के टोंक से दिल दहलाने देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां पानी के तेज बहाव में एक एम्बुलेंस बह गई है और इस हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है जबकि उसके पिता पानी में बह गए, जिसकी तलाश हो रही है। और यह हादसा तब हुआ है जब टोंक जिले के निवाई के रहने वाले रामजी लाल बैरवा अपनी पत्नी के शव के साथ गांव लौट रहे थे। उनकी पत्नी की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद रामजी लाल बैरवा ने एक एम्बुलेंस किराए पर ली और पत्नी के शव को गांव ले जाने लगे। एम्बुलेंस में उनका 10 साल का बेटा भी था। तभी सिरस रेलवे स्टेशन के पास नाले को पार करते समय एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। ड्राइवर और एम्बुलेंस में बैठा एक और आदमी अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस की छत पर चढ़ गया, लेकिन रामजी लाल बैरवा पानी में बह गए जबकि उनके बेटे की मौत हो गई है। इस बात की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई और फिर उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। काफी कोशिश के बाद एम्बुलेंस की छत पर बैठे दोनों आदमियों की जान बचा ली गई, लेकिन रामजी लाल बैरवा का कुछ पता नहीं चला।
उत्तराखंड के हरिद्वार से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। बताया गया कि एक कार वहां नदी किनारे अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को लेकर गई थी, जो नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से वहां बहाव बहुत तेज हुआ और वहां फंस गई। लहरें इतनी तेज थी कि वो कार को कुछ दूर तक बहाकर ले गई। बहाव को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पानी में उतरे और इस कार को बचा ले। ये नदी आमतौर पर सूखी रहती है, लेकिन ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से इसमें अचानक पानी आ गया और ये कार भी उसी पानी की चपेट में आ गई। हालांकि बाद में पानी घटने के बाद कार को बाहर निकाल लिया गया। तो उत्तराखंड के हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि लोग लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। दहला देने वाला ये वीडियो आपके सामने। एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। बताया गया एक कार वहां नदी किनारे अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को पहुंचाने के लिए गई थी, जो नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से बहाव में फंस गए। लहरें इतनी तेज थी कि वो कार को कुछ दूर तक बहा ले गई। बहाव को देखकर किसी की भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई और कार को इसी तरह बहते हुए लोग देखते रहे। ये नदी आमतौर पर सूखी रहती है, लेकिन ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से इसमें अचानक पानी आ गया और ये कार भी उसी की चपेट में आ गई। हालांकि बाद में पानी घटने के बाद कार को बाहर निकाल लिया गया। और अब बिहार के खगड़िया की तस्वीर, जहां बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यहां एक गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी दाखिल हो गया है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी काफी है। लोगों को कहीं आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बिहार के खगड़िया की तस्वीर, कुछ भी काम करना है तो इस बारिश से होकर गुजरना होगा। बिहार के खगड़िया में हालत ये है, बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है। यहाँ तक कि गाँव में भी पानी घुस गया है। लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। लोगों को कहीं आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। तो एक बार फिर से आपको बिहार के खगड़िया की तस्वीर देखिए। आम आदमी क्या, अब तो जानवर भी इस पानी से त्राहिमाम है और लोगों को अगर छोटा भी रास्ता तय करना है तो इस पानी के जरिए ही तय करना होगा। उसमें चुनौतियां भी कई हैं और जान का जोखिम तो है ही। तो एक गांव की तस्वीर ये है कि अगर आपको किसी छोटे काम के लिए भी घर से बाहर निकलना है, जो बहुत ही नज़दीक है, या तो आप इस तरह नाव का सहारा लीजिए या फिर पैदल ही निकल पड़िए। इस पानी के बीचों बीच से होकर आपको जाना होगा। तो ये दिक्कतें बिहार के खगड़िया के लोगों को हो रही है। और ऐसे एक नज़र में आप देखें तो ऐसा लगेगा कि कोई नदी है जिसके बीच से आपको जानवर गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और उनको चराने वाले चरवाहे भी उनके साथ हैं। तो सड़कों पर पानी का सितम है। बारिश के बाद टापू गांव बन गए हैं गांव। बारिश की मार से लोग परेशान हैं और ऐसा हाल लगभग आधे हिंदुस्तान में बरकरार है। ऐसे में आप समझिए कि लोगों की दिक्कतें बहुत हैं। बड़ी खबर आ रही है, सीमा पर पीछे हटेगा चीन, गोगरा हाइट्स से हटेगी सेनाएं। इस तरह की जानकारी आ रही है। भारत चीन अपनी सेनाएं हटाने पर सहमत हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, हॉट स्प्रिंग से सेना हटाने पर बात हुई है और इस बातचीत के बाद 3 दिन में पीछे हटेंगे चीनी सैनिक। इस तरह की जानकारी न्यूज 18 के श्रेया डोंडियाल की खबर है, जिसके मुताबिक खबर ये आ रही है कि चीनी सेना पीछे हटेगी। सीमा पर पीछे हटेगा चीन, गोगरा हाइट से सेना हटाने की जानकारी मिल रही है। भारत चीन अपनी सेनाएं हटाने पर सहमत हुए हैं। ये बड़ी खबर, हॉट स्प्रिंग से सेना हटाने पर बात बन गई है और इस बात बनने के बाद 3 दिन यानी आज 3 अगस्त है, 6 अगस्त तक मुमकिन है कि ये सेना हट जाए पीछे। न्यूज 18 की श्रेया डोंडियाल की खबर है। श्रेया डोंडियाल की खबर के मुताबिक जानकारी ये आ रही है कि सीमा पर पीछे हटेगा चीन और ऐसे में श्रेया हमारे साथ जुड़ रही है। श्रेया, इस बड़ी खबर पर क्या और अपडेट और डिटेल्स हैं? देखिए, जो 12th को कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी भारत और चाइना के बीच में, तो उसमें एक जो अग्रीमेंट हुआ है, एक सहमति हुई है कि गोगरा हाइट्स नाम का जो फ्रिक्शन पॉइंट है, वहां से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस दोबारा शुरू होगा। पहले भी हो चुका है पिछले साल, लेकिन चाइना ने उसको स्टॉल कर दिया था। अब हमें बताया जा रहा है कि हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है अगले 3 से 4 दिन में शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिर्फ चाइना ही पीछे नहीं हटेगी, बफर जोन
जोन बनाया जाएगा भारतीय सैनिकों और चाइनीज सैनिकों के बीच में, और ये जो बफर जोन बनाया जाएगा इसके लिए भारतीय जो सेना वहां तैनात है और चाइना की जो सेना वहां तैनात है वो दोनों थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगी। कितना पीछे जाएंगी ये जो है मोडालिटीज जो हैं ये वर्कआउट इस समय की जा रही हैं, लेकिन अगले 3 से 4 दिन में हमें बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपको याद हो कल एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था भारत और चाइना के बीच में 12वीं कोर कमांडर लेवल टॉक्स के बाद ये स्टेटमेंट आया था, लेकिन इस स्टेटमेंट में कोई भी डिटेल्स नहीं थे। उसकी एक वजह है, डिटेल्स इसलिए नहीं थे सबसे पहले क्योंकि जो कोर कमांडर्स ने अपने बीच तय किया है उसको जाके उनके जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं यानी राजनीतिक बॉसेस हैं उनको उस पे सहमति करनी है। सबसे पहले तो वो प्रोसेस अभी अंडरवे है। उसके बाद ये भी याद रखिए कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग नाम की ये जो 2 जगह हैं यहाँ पे डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पिछले साल भी शुरू हुआ था और एक बार नहीं 2 बार शुरू हुआ था, लेकिन चाइना ने बीच में उसको रोक दिया। इससे जो अभी ट्रस्ट डेफिसिट जिसको कहते हैं, भरोसा नहीं है भारत को चाइना पे, इस पे प्रेस स्टेटमेंट अभी रिलीज नहीं किया गया है। अगले 2 दिन में एक प्रेस स्टेटमेंट भी आ जाएगा जिसमें ये सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। लेकिन हाँ, बड़ी खबर जो अभी आ रही है वो ये है कि गोगरा हाइट में डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है उस पे बात बन गई है और पूरा प्रोसेस ऑन द ग्राउंड अगले 3 से 4 दिन में शुरू हो जाएगा। हॉट स्प्रिंग, हम गोगरा जब बोलते हैं बहुत बार हॉट स्प्रिंग का भी नाम लेते हैं। हॉट स्प्रिंग पे इस समय कोई सहमति नहीं है। ये बताया जा रहा है कि हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू करने के लिए दोनों कमांडर्स को 1 या 2 बार और बात करनी होगी। शुक्रिया श्रेया। और राजस्थान के सवाई माधोपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां भारी बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। दावा है कि 2 कारें पानी के तेज बहाव में बह गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कुछ दूर जाने के बाद दोनों कारें दूसरी गाड़ियों के बीच फंसकर रुक गई। तो ये तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की है, जहां पर देखिए किस तरह से पानी के बहाव में ये दोनों गाड़ियां एक साथ बहती हुई नजर आ रही थी और कुछ दूर ऐसे ही बहने के बाद थोड़ी दूर पर ये आपस में टकराई और वहीं पर जाकर थम गई। भारी बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। दावा है कि 2 कारें पानी के तेज बहाव में बह गईं और अच्छी बात ये रही कि कुछ दूर जाने के बाद दोनों कारें एक दूसरे से टकराईं और वहीं पर रुक गईं। तस्वीरें आपके सामने हरिद्वार उत्तराखंड की तस्वीरें, जहां पर एक कार पानी के इस तेज धार में फंस गई थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सवाई माधोपुर की तस्वीर, जहां पर 2 कारें कुछ दूरी तक इस तरह से पानी में बहती दिखी, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो आपस में टकरा गई और वहीं पर रुक गई और ऐसे में वो बहने से इस सैलाब में बच गई। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार उत्तराखंड की तस्वीरें, जहां पर एक कार इस पानी के सैलाब में फंसी रही और काफी जद्दोजहद की गई, तब भी हालात सामान्य होने की ओर नहीं बढ़ते दिख रहे हैं। राजस्थान के 12 से चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां भारी बारिश के बाद लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें अब थाने की तस्वीर देखिए। थाने के अंदर मालखाना बैरक समेत दूसरे कमरों में 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया है। थाने के अंदर पुलिस घुटने तक पानी में काम कर रही है, तो वहीं थाने में बंद आरोपी पानी में ही जैसे तैसे खड़े नजर आए। इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से रिकॉर्ड रूम में भी पानी भर गया है, जिससे वहां रखी सभी फाइलें खराब हो गई हैं। तो राजस्थान 12 की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर आप इंतजाम अच्छा नहीं करेंगे तो आपके जो महत्वपूर्ण कागजात हैं वो भी इस बारिश की भेंट चढ़ जाएंगे। राजस्थान के 12 से ये चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के बाद थाने में पानी भरा है। थाने के अंदर मालखाना बैरक समेत दूसरे जो कमरे हैं उसमें 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। थाने के अंदर पुलिस घुटने तक पानी में काम करते दिखी है। हालात ये है कि प्रशासन की कोई नहीं है, चिंता फिक्र ही नहीं है। नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। नगर पालिका में नया बोर्ड बैठा है, कुछ करने को ही नहीं है। पहले भी एक बार 2 घंटे की बारिश में यहाँ पे दुकानों के अंदर पानी घुसता बचा है और आज ये हालत है, आप देख ही रहो। तो अभी तक दुकानदारों की प्रशासन ने कोई पूछ नहीं की? कोई पूछ नहीं है, कोई आया ही नहीं है। अभी रात को 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं और नहीं कोई रेड इन्होंने कोई अलर्ट जारी किया है। 2 तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। थाने में पानी भरा हुआ है, पानी में खड़े आरोपी। अपने आप में गजब तस्वीर है कि व्यवस्था कितनी लचर हो गई है इस बारिश के बाद। और आलम यह है, चाहे महत्वपूर्ण कागजात हो या फिर काम करने वाले सिपाही हो या फिर जेल के पीछे बंद कैदी हों, सब 2 से
2.5 फीट के पानी के बीच में फंसे हुए हैं और फिलहाल ऐसी स्थिति बने रहने के संकेत भी मिल रहे हैं क्योंकि कोई व्यवस्था दूसरी नहीं की गई है। राजस्थान के कोटा से अगली खबर, जहां कमोबेश वैसे ही हालात है जैसे हमने अभी आपको दिखाया दूसरी जगहों के। भारी बारिश के बाद कई गांव टापू बने हुए हैं और इस बीच जिले के धनवा गांव में एक गर्भवती महिला बाढ़ में फंस गई। इस बात की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने नाव के जरिए महिला को वहां से सुरक्षित निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया। तो राजस्थान कोटा की तस्वीरें, बाढ़ बारिश का कहर गर्भवती महिला पर पड़ रहा है और वहां पर महिलाएं इस परेशानी से दो चार होने को मजबूर हैं। दरअसल हुआ ये कि वहां पर ये गर्भवती महिला फंस गई थी पानी में, किसी तरह अधिकारियों ने उसे सुरक्षित निकाला। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। यूपी में सिर्फ शादियों के लिए ही बड़ी संख्या में हो रहे धर्म परिवर्तन के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि हाईकोर्ट ने मुगल बादशाह अकबर की जोधाबाई की शादी का उदाहरण देते हुए धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अकबर और जोधाबाई की शादी से सबक लेकर धर्म परिवर्तन को गैर जरूरी घटना से बचा जा सकता है। अकबर और जोधाबाई ने धर्म परिवर्तन किए बिना एक दूसरे के साथ विवाह किया था और दोनों ने हमेशा एक दूसरे के धर्म का पूरा सम्मान किया। हाईकोर्ट ने एटा जिले के जावेद की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धर्म आस्था का विषय होता है और ईश्वर के प्रति आस्था जताने के लिए किसी विशेष पूजा पद्धति का होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विवाह करने के लिए लड़का लड़की का धर्म समान होना जरूरी नहीं है और सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना पूरी तरह गलत है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के धर्म परिवर्तन में धर्म विशेष के प्रति कोई आस्था नहीं होती और यह फैसला हमेशा दबाव, डर और लालच में लिया जाता है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये टिप्पणी बेहद अहम है ऐसे मामलों में जहां पर धर्म परिवर्तन करके विवाह किया जाता है। देखिए बिल्कुल प्रीति, उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन लव जिहाद का कानून भी लागू है, लेकिन उसके बावजूद लगातार मामले आ रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसी को लेकर काफी चिंता जताई और सीधे तौर पर कहा कि मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई ने विवाह किया था लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, लिहाजा लोग बेवजह धर्म परिवर्तन शादी के नाम पर ना करें और दोनों के विवाह और रिश्ते में धर्म कभी आड़े नहीं आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात की चिंता जताई और एटा जिले के जावेद नाम के एक व्यक्ति की जमानत अर्जी पर यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अकबर और जोधाबाई का उदाहरण दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा प्रीति की धर्म आस्था का विषय है, होता है या जीवन शैली बताता है। तो कई सारी टिप्पणियां कोर्ट ने की और ये हिदायत भी दी है कि ऐसे मामलों में बेवजह शादी के नाम पर आप धर्म परिवर्तन ना करें। और जी अजीत, शुक्रिया आपका। और असम मिजोरम के विवाद की बात कर लेते हैं। सीमा विवाद के बीच हालात सामान्य करने की कोशिशें जारी हैं। असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री के बीच सोमवार को भी वार्ता का एक दौर हुआ है और हालात सामान्य करने पर सहमति बनी है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया है कि कोलासिब के डीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, वो रद्द हुई है। और साथ ही असम मिजोरम सीमा पर अब कैसे हालात हैं ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 पहुंचा है। मिजोरम के वोरंगटे इलाके को मिजोरम का गेटवे भी कहते हैं और इस रास्ते से ठीक कुछ ही मीटर दूर या हम कहें 1.5 या 2 किलोमीटर दूर असम की सीमा है और ये रास्ता सीधा असम सीमा की ओर जाता है। तो अब किस तरीके से पूरा का पूरा विवाद हुआ और अब वहां के क्या हालात हैं मिजोरम असम सीमा पर, हम आपको इसकी पल पल की यात्रा हम आपको दिखाएंगे कैसे आखिरकार पूरा का पूरा विवाद हुआ। देखिए इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है मिजोरम असम बॉर्डर की और वोरंगटे से कुछ ही दूर ये इलाका है। ट्रिगर पॉइंट हम इसको कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि शुरू होने का स्थान ये पूरा का पूरा इलाका है और वोरंगटे के पास ये इलाका है और यहाँ पर मिजोरम पुलिस के लोगों के मुताबिक यहाँ पर फायरिंग हुई थी और ये पूरा का पूरा ये इलाका है हिंसाग्रस्त इलाका उस दिन हो गया था और किस वजह से फायरिंग हुई थी हम आपको ये पूरी की पूरी बात तफसील से बताते हैं। यह पुलिस चौकी है, मिजोरम पुलिस की ये पुलिस चौकी है और इनके मुताबिक घटना वाले दिन असम पुलिस के लोग यहाँ पर आए और उसके बाद आत्मरक्षा के लिए इनको फायरिंग करनी पड़ी और इनको जब ये फायरिंग जब होती है तब उसमें असम पुलिस के लोग मारे गए थे और
जब ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ तो चीफ सेक्रेटरी जो कि थे मिजोरम के, वह शिलोंग से वापस लौटे थे। और मिजोरम पुलिस का आरोप है कि असम पुलिस के लोग फोर्स के साथ यहाँ आए, फायरिंग करने लगे, असम पुलिस कैंप के फॉर्मेशन के खिलाफ थे। ये पूरा का पूरा एरिया कोंगधार इलाका है और पुलिस चौकी यहाँ पर है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें फेसबुक पर, न्यूज 18 इंडिया के फेसबुक पेज पर आप ये देख सकते हैं। कुछ ही दूरी पर अगर आप वहां पर नजर डालेंगे तो ये है सीआरपीएफ का जो कैंप है वो बनाया गया है यहाँ पर, और इसके ठीक कुछ ही दूरी पर असम की सीमा शुरू हो जाती है, वहां पर भी इसी तरीके का सीआरपीएफ कैंप बनाया गया है। तो मिजोरम पुलिस के मुताबिक, मिजोरम प्रशासन के मुताबिक असम पुलिस के लोग यहाँ पर आए थे और उसके बाद ये पूरी की पूरी यहाँ पर फायरिंग शुरू हुई। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस कैंप का गठन हो गया। मिजोरम पुलिस के जो जवान थे और ज्यादा आकर यहाँ पर ये तैनात हो गए हैं। आप देख सकते जवानों की मौजूदगी है, वो मौजूदगी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइए उस दिन क्या हुआ था? हमारा पब्लिक उसमें था, यहाँ पर सब पब्लिक जमा हुआ था क्योंकि हम लोग के पास यही है जगह और रहने के लिए। तो असम पुलिस लोग आए था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का सीआरपी लोग हम लोग का मिजोरम पुलिस लोग आए थे इधर में। इन लोग का कैम्प है, ये मिजोरम का कैम्प है। तो फिर असम पुलिस लोग ने यहाँ का कैम्प को खाली करके मिजोरम पुलिस को इधर से निकाल के उस तरफ में भेज दिया। तो ये थे यहाँ के लोग जो बता रहे थे, पुलिस अधिकारी जो उस दिन घटना के दिन यहाँ पर मौजूद थे। हम उनसे बात करते हैं। वनवलका राल्टे जी हैं, ये है कोलासिब के एसपी हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, व्हाट हैपेंड दैट डे? That day, as I have already said for so many times, suddenly Assam Police, more than 200 Assam Police, led by IGP Anurag Agarwal, came up from Lailapur to this Mizoram Police post. तो हिंसा के बाद क्या है हालात मिजोरम और असम के, ये आप देख सकते हैं। और मिजोरम पुलिस के मुताबिक आत्मरक्षा के लिए उन्होंने ये पूरी की पूरी ये फायरिंग की थी और इसके बाद ये पूरा इलाका है, हमने जिक्र किया था आपको पुलिस के कैंप का, ये पुलिस का कैंप है और यहाँ पर लोग, मिजोरम पुलिस के जवानों की मौजूदगी यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पर हम तस्वीरें इनकी हम नहीं लेंगे और हम और भी कुछ लोगों से हम बात करना चाहते हैं। सुधीर भौमिक जी हैं हमारे साथ। सुधीर भौमिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी आए हैं, नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही समय से ये कवर कर रहे हैं और हम इनसे इनका व्यू जानते हैं। सर, अब तो ये पूरी क्राइसिस हो चुकी है और दोनों राज्यों की ओर से ये कोशिश की जा रही है टेंशन को डिस्केलेट करने की, कम करने की। रास्ता आगे क्या दिखता है सर? देखिए, पहला चीज तो हम समझते हैं कि ये जो घटना हुआ ये होना नहीं चाहिए था, बट ये हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कोविड का माहौल है, मिजोरम का हालत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम शांति चाहते हैं। ये बोलना काफी नहीं है, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, बट आज हम कल से ये नेशनल हाईवे में सफर कर रहे हैं और हमको कोई ट्रक असम की तरफ से आते हुए नहीं दिख रहा है। कुछ देर पहले मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने बात किया, थांगलियाना साहब से, तो उन्होंने भी कहा कि कोई सप्लाई नहीं आ रहा है और वो मजबूरन दिल्ली में उनको चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। सबसे पहला काम तो ये है कि असम के तरफ से ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड विड्रॉ होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। सामान्य जनजीवन की बहाली होनी चाहिए, सामान्य जनजीवन, और खास तौर से जो दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट्स के स्पेयर पार्ट्स और कोविड टेस्टिंग किट्स जो फंसे हुए हैं असम में ट्रक्स में, उनको तो छोड़ना चाहिए ना। क्योंकि अभी थंगलियाना साहब से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि जंग के दौरान भी मेडिकल सप्लाईज तो दोनों तरफ आमने सामने जो फौज का जंग होता है तो जाने देते हैं, तो यहाँ इसको क्यों रोका जा रहा है? एक नंबर। दूसरा नंबर ये है कि हम समझते हैं कि ये एक टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट का कोई कमीशन, बाउंड्री कमीशन यहाँ मौजूद करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए।
देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशकों से उत्तर पूर्वी के राज्यों को ये कवर कर रहे हैं और अपने अनुभव के आधार पर ये भी कह रहे हैं कि इसका टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमीशन होना चाहिए जो इस पूरे के पूरे मामले की देखरेख करे। फिलहाल स्थिति ये है कि दावा किया जा रहा है कि टेंशन दोनों राज्यों के बीच में कम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो इसका असर है, इसके साइड इफेक्ट हैं, वह मिजोरम और असम की जनता को बहुत ज्यादा झेलने पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ अमित पांडे, मिजोरम असम सीमा। वारंगटे से करीब 3 किलोमीटर की यात्रा कर हम यहां पर कोंगथार पहुंचे हैं। ये बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है असम और मिजोरम के बीच में, और ये वो जगह है जहां पर यहां के लोगों के मुताबिक असम की ओर से फायरिंग की गई थी और जिसके बाद जो मिजोरम के लोग हैं, मिजोरम की तरफ से फायरिंग की गई थी जवाबी कार्रवाई में, ऐसा यहां के लोगों का कहना है। तो हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहाँ के वासी हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? 26 जुलाई में असम पुलिस करीब 2000 असम पुलिस यहाँ में आया था और हमारे यहाँ के फोर्सेस जो है पोस्टेड है, करीब 10-11 ऐसा ही होगा, उन लोग को फोर्सफुली एविक्टेड आउट किया है। और उसका न्यूज़ को सुन के असम पुलिस वहाँ तक आया था और उसका न्यूज़ को सुन के हम सिविलियंस यहाँ में आया था और क्या हो रहा है उसको देखने के लिए। और जब उन लोग ने फायरिंग किया तो हम लोग यहाँ में शेल्टर लगाया। यहाँ में कोई ये बताओ कि अब सब कुछ ये बंद हो चुका है, तुम्हारी लाइफ किस तरीके से, अब फायरिंग तो सब कुछ हो गई, अब कैसे इफेक्ट हुई है? अभी तो लाइफ अच्छा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। और ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ है उसके वजह से थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं। कब तक करोगे मैनेज? तो जब तक हमारे भगवान हमारे पास आशीर्वाद करे तब तक हम मैनेज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को भगवान के ऊपर वाले के आशीर्वाद का भरोसा है। असम मिजोरम बॉर्डर का ये हालात है और यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती की गई है मिजोरम पुलिस की ओर से। हम कुछ लोगों से और जानते हैं कि आखिरकार उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है और कैसे उनकी जिंदगी पर असर पड़ा है, क्या महसूस करते हैं। भैया एक सेकंड इधर आइए। ये बताइए कि फायरिंग तो हो गई, सब कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद whether this economic blockade is affecting you? Yeah, this economic blockade is affecting us in some ways, but we are not finding a problem because we want to fight for our country. We want to fight for our land, for our motherland, and I think starving up to death, even starving up to death for our motherland, I think we will be satisfied with it because we want to fight and we want to do everything in our power for our motherland. लेकिन ये बताइए कि इंडिया तो एक ही है ना? इंडिया तो एक ही, बातचीत से भी तो मुद्दा हो सकता है। Can you ask me in English? India is one country and negotiations is also the way out. Yeah, I think negotiations is the perfect way to do this because nothing should be fought with power or with violence, and I think we should do it over a table and over a pen. I think there is a more comfortable way, and I think there is a more peaceful way to talk this out, to talk this event out. I think. What type of hardship you are facing? Yeah, we are facing a lot of hardship in these days because of the economic blockade. All of the prices of the commodities that are coming in are going up, and I think this is suffered by mainly the poorer people, and I think this is a tragedy for every one of us. I think this should be corrected as fast as we can. तो यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि जब तक इनकी हिम्मत है तब तक इस तरीके से यहाँ पर रहेंगे वो, लेकिन आर्थिक जो प्रतिबंध है